हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज के वीडियो में हम अपना प्रीलिम्स का PYQ का सेशन कंटिन्यू करेंगे। हमने 3 सेशंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं इस चीज़ के। सो वी हैव कवर्ड क्वेश्चंस 1 to 30। आज हम क्वेश्चंस 31 से 40 कवर करेंगे। एंड अब तक हमने काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करी हैं कि किस तरीके के सवाल आपको छोड़ने चाहिए, किस तरीके के सवाल आपको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आते हैं नहीं आते हैं, अगर आप एलिमिनेट कर पाते हैं तो अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम और ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है जिसको मैं डायरेक्टली यहाँ डील नहीं कर पाया या लाइव सेशंस में नहीं ले पाया हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे वो भेज सकते हैं। इमीजिएटली शायद मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट मेरी कोशिश रहेगी कि सबको मैं रिप्लाई करूँ। Right, so let's begin with today's questions. So, with reference to cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramita? Right, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वेदास, बोधिसत्वास, धर्मशास्त्रास, इन सब की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये कहाँ, ये एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है। राइट, तो एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है। आपको अगर ये टर्म का मतलब पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं पता तो तुक्का मारना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा। सही आंसर यहाँ पे आपका है कि परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लीड्स टू द बोधिसत्व पाथ। तो अगेन, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि बुद्धिज्म प्लस जैनिज्म ये आपके हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री आप कितना कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बुद्धिज्म जैनिज्म आपको ज़रूरी करना है। क्योंकि देखो, मैंने बोला था 4 पेज के साथ ज़्यादा नोट्स बनेंगे एंड 2 सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। एक सवाल पिछली वीडियो में डिस्कस हुआ था, एक सवाल ये अब आ गया है। राइट, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोधिसत्व पाथ से रिलेटेड है ये। एंड आपको अगर ये टर्म नहीं पता है तो इट इज़ बेटर टू स्किप दिस क्वेश्चन। स्किप क्यों? क्योंकि आप यहाँ एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो मुश्किल हो जाता है। जब 25% आपकी प्रोबेबिलिटी है किसी भी सवाल को सही करने की, 4 ऑप्शंस में से जब आपको एक चूज करना होता है तो 1 on 4 प्रोबेबिलिटी होती है। राइट, तो 25% प्रोबेबिलिटी पे आपको कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, अगर 1 on 3 आपके चांस है 33%, तो दिस इज गुड प्रोबेबिलिटी। बट अगर 1 on 2 मतलब आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दी हैं तो आपको 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है। एंड इस पे आपको हमेशा अटेम्प्ट लेना चाहिए। राइट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड। तो रखमाबाई केस के बारे में शायद आपने सुना हो ना सुना हो, बट एवरीबडी हैज रेड। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री बढ़िया से करी है तो एज ऑफ कंसेंट बिल के ऊपर कंट्रोवर्सी थी 1891 के आसपास। तो इसी टाइम के आसपास एज ऑफ कंसेंट बिल की कंट्रोवर्सी थी। तो ये जो रखमाबाई केस है, दिस इज रिलेटेड टू द एज ऑफ कंसेंट वाला वो जो बिल था। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई रखमाबाई को बस एक लाइन में कहीं मेंशन किया हुआ होगा, अगर आप क्लासिक टू पार्टीशन पढ़ते हैं तो। इससे ज़्यादा रखमाबाई को कहीं नहीं मेंशन किया है। एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई है। तो देख रहे हैं आप कि भाई मतलब यूपीएससी काफ़ी इन डेप्थ घुस के चीज़ें निकाल रहा है एंड उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछ रहा है। तो एज ऑफ कंसेंट बिल की हमने बात करी, तो भाई एज ऑफ कंसेंट इसका सही है यहाँ पे। राइट, एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो एज ऑफ कंसेंट बिल में ये भी एक चीज़ थी कि भाई शादी के बाद डज द हस्बैंड हैव राइट टू सेक्स विद द वाइफ और कॉन्जुगल राइट्स। तो इसके बारे में एक केस था। तो ये 2 ऑप्शंस तो सही हैं। तो पहला ऑप्शन सही है कि नहीं है? अगर 2 ऑप्शन ये सही हैं तो ये दोनों बच जाते हैं आपके। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो एज ऑफ कंसेंट बिल था उसमें विमेंस राइट टू गेन एजुकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। बट अगेन, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि अगर 50% प्रोबेबिलिटी आपकी बन रही है तो आपको चांस यहाँ पे लेना चाहिए। 2 and 3 ओनली, 1 2 3 में से कोई एक आपको मार्क करना चाहिए। सही आंसर यहाँ पे 2 and 3 है। नाउ, इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। बिकॉज बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी का क्या मतलब है कि सन 1900
तक आते आते इंडिगो कल्टीवेशन भारत में गिर गया था, राइट। तो नील की खेती क्यों गिर गई थी? तो पेजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स। तो ये बात तो सही है, ये चीज़ भी हुई थी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो चंपारण सत्याग्रह भी इसी के ऊपर था, एंड उससे पहले 1850 में भी इसके ऊपर नील की खेती के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हुआ था। सेकंड ऑप्शन देखें, ये सही लग रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन देखें, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। तो ये भी बात सही थी, क्यों? क्योंकि सन 1900 तक आते आते केमिकल इंडस्ट्री जो है, केमिकल इंडस्ट्री, तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905-1907-8 तक, जो बंगाल के पार्टीशन के लिए मूवमेंट लॉन्च के प्रोटेस्ट में मूवमेंट लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम पे स्वदेशी केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह भी बनी थी। तो नॉट जस्ट इन इंडिया बट इंटरनेशनली केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो गई थी। तो सेकंड ऑप्शन भी सही लग रहे हैं यहाँ पे, राइट। नेशनल लीडर्स ऑपोजिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। तो अगेन गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में क्या किया था? गांधी जी ने नेशनल ऑपोजिशन किया था इस चीज़ का, राइट। तो ये भी चीज़ सही लग रही है, तो सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं यहाँ। तो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, तो अगर हम बात करें कि जो 1850 में ये पेजेंट रेजिस्टेंस हुआ था, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल किया था, राइट। तो डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ, तो अब जब सारे ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं तो किस तरीके से इस बारे में सोच रहे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि भाई बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, तो सन 1900 के बाद की बात हम करेंगे, उससे पहले की बात हम नहीं करेंगे। तो पेजेंट रेजिस्टेंस टू ऑप्रेसिव कंडक्ट ये आपका आउट हो जाता है, क्यों? क्योंकि 1850 में जो बंगाल में नील की खेती के खिलाफ आपके प्रोटेस्ट हुए थे, वो काफ़ी भारी प्रोटेस्ट थे। नील दर्पण जो दीनबंधु मित्रा ने किताब लिखी थी, तो वो इसी बारे में थी, एंड वो काफ़ी पॉपुलर किताब हुई थी उस पॉइंट पे। तो इन प्रोटेस्ट के टाइम पे गवर्नमेंट ने प्लांटर्स को कंट्रोल किया था, तो वो भी 1850 के आसपास ही था, 1900 में नहीं था। तो ए और डी इसलिए हम नहीं मान रहे यहाँ पे, राइट। अब नेशनल लीडर्स का ऑपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में इस चीज के बारे में बात करी थी, बात सही है, बट जब आप उसमें थोड़ा गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि चंपारण वाज वन ऑफ द लास्ट प्लेसेस, कि भाई बाकी सारी जगह से नील की खेती बंद हो चुकी थी, सिर्फ चंपारण में एंड कुछ ऐसे दूर दराज के इलाकों में बची हुई थी, जिसको फिर और गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था, बट मेजरली इट हैड ऑलरेडी डिक्लाइंड। तो मेजर डिक्लाइन इस वजह से आया था कि भाई जो नील आपका बनता था, जिसके लिए नील की खेती होती थी, मतलब नीला रंग जो चाहिए होता, इट वॉज यूज्ड एज अ डाई। डाई क्या होता है? कपड़ों में रंग करने के लिए। तो डाई केमिकल फैक्ट्रीज बनाने लग गई थी, एंड क्योंकि 1900 तक आते आते केमिकल फैक्ट्रीज काफ़ी प्रॉफिटेबल हो गई थी, तो ये केमिकल फैक्ट्रीज डाई बनाती थी, एंड ये जो सिंथेटिक डाई था ये नील से सस्ता पड़ता था। तो इस वजह से आपको इस आंसर का सही है बी ऑप्शन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलेस्ली, तो ये कौन है? ये गवर्नर जनरल वेलेस्ली है। वेलेस्ली established the Fort William College at Calcutta because he was asked by the board of directors in London to do so। मतलब ये बहुत सिंपल मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। he was not asked, he wanted to revive interest in oriental learning in India। तो फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं किया था, उसके लिए और इंस्टीट्यूशंस थे, ये भी सही नहीं है। he wanted to provide William Carey and his associates with employment। तो ये तो मतलब बहुत ही मतलब ठीक है, बट ये भी सही नहीं है। ठीक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब लग सकता है कि हाँ मतलब मे भी शायद करा होगा ये, कि भाई मतलब उस टाइम पे आज की डेट में भी जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म होता है या भाई मतलब नेपोटिज्म होता है, तो उस टाइम पे भी होता था। तो बट सही आंसर इसका ये है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी डायरेक्ट सा सवाल है। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया, तो इसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, again modern history, straightforward simple question with reference to history of India। Ulgulan or the Great Tumult is the description of which of the following events। या मतलब उलगुलन अथवा महा उपद्रव, तो 1857 को उलगुलन नहीं बोलते हैं, उलगुलन मतलब बिरसा मुंडा के रिवोल्ट को बोलते हैं। तो मुंडा रेबेलियन सॉरी अबाउट दैट,
मुंडा रेबेलियन, मुंडा ट्राइब जो हैं उन्होंने काफ़ी एक ये भारी रिवोल्ट किया था इस टाइम पे, एंड उसको उलगुलन का नाम दिया गया है। तो जैसे पिछले ही 2-4 सवाल पहले हमने देखा था कि इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 इसकी भी बात हो रही थी वहाँ पे, बट इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसा भी आपको हो सकता है कि भाई बाकी सवालों में से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन किसी और सवाल के लिए मिल जाए। तो जैसे इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 है, एंड यहाँ पे हमने देखा कि भाई 20th सेंचुरी की बात कर रहा है, तो ये पहला वाला तो हो चुका ना, क्योंकि 70 साल मतलब 40 साल तक वही चीज़ का हालांकि किया है बहुत चीज़ों का हमने, बट इंडिगो वॉज नॉट वन ऑफ दोज केसेस जहाँ पे इतना टाइम रिवोल्ट चला था, इतना टाइम ऑपोजिशन चली थी इस चीज़ की। तो उलगुलन का सही आंसर है बिरसा मुंडा, एंड ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई थे। सो 36 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू scholars literatures of ancient India consider the following statement। so ancient India सीधा सीधा ancient history का सवाल है कि प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको क्या करना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ऊपर से ये बतानी है, राइट। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो पणिनि क्यों फेमस है? पणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्ट अध्याय का मतलब क्या है? 8 अध्याय। 8 अध्याय में इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने संस्कृत की ग्रामर को फॉर्मलाइज किया था कि उससे पहले संस्कृत जिसके जो मन आता था वो अपनी तरीके से बोलता था, मतलब ऑब्वियसली भाषा का एक तरीका होता है, बट इन्होंने उसे लिख कर पहली बार उसका विश्लेषण। सो माई अपॉलॉजीज, बीच में कोई बाहर आ गया तो मुझे जाना पड़ा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो पणिनि के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, एंड दिस वॉज रिटन इन अराउंड 300 to 400 BCE। बट अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री आपने पढ़ी है और पुष्यमित्र शुंग का नाम आपने सुना है, तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी किसके बाद आई थी? मौर्यन डायनेस्टी के बाद। तो मौर्यन डायनेस्टी आपकी खत्म हुई थी करीब 2200 AD में, राइट। तो पहला स्टेटमेंट इससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ गलत है। ये डेट्स मुझे क्यों याद हैं, ये डेट्स मुझे क्यों पता है? क्योंकि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो पणिनि के बारे में ज़रूर पढ़ोगे वहाँ पे, शुंग डायनेस्टी के बारे में ज़रूर पढ़ोगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि मौर्याज आर एन इम्पॉर्टेंट, मौर्यन डायनेस्टी जो थी दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया वाज यूनिफाइड, कि उससे पहले इंडिया बहुत ही सारे छोटे छोटे स्टेट्स में टूटा रहता था, बट मौर्य डायनेस्टी वाज द फर्स्ट डायनेस्टी दैट प्रोवाइड आइडिया ऑफ यूनिफाइड इंडिया, राइट। तो इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए फिर मुझे ये डेट्स का थोड़ा बहुत अंदाजा था, तो ये मुझे पता है कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होते ही ये आपका रह जाता है कि 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, 50% चांस है, तो मार्क तो हम करेंगे ही इसको। स्टेटमेंट 3 अगेन, आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये भी चीज़ आपको पता चलेगी कि भाई कालिदास जो कि एक बहुत ही फेमस आपके पोएट हैं, तो कालिदास जैसे हैं या संत रविदास हैं, या इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी आपके फेमस पोएट्स हैं, इनके जो लेख हैं या इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आता है, राइट। तो कालिदास और चंद्रगुप्त ये वाला सही है, जो कि नीचे ऑप्शन से भी पता चल रहा है, राइट। बट आखिरी स्टेटमेंट रह गया कि भाई हर्षवर्धन से अमर सिंह एसोसिएटेड थे या नहीं थे। तो इसके बारे में मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे पता था कि भाई मैं बस इतना यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा रहा था कि भाई अमर सिंह जो नाम है ये थोड़ा मतलब हर्षवर्धन के कोर्ट से एसोसिएटेड नाम मुझे नहीं लगा, तो मैंने उस बेसिस पे एक अंदाज़ा मारा था कि भाई सही आंसर सी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इस केस में सही आंसर था। तो अ बिग थिंग विच कॉज्ड कि भाई मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ प्रीलिम्स में 2020 में वॉज कि भाई मतलब काफ़ी सारे ऐसे जो मैंने रिस्क लिए थे 50% चांस पे, वो मेरे सही रहे। तो रिस्क लेना आपका बनता है, ऑब्वियसली बात है। आप गलत भी हो सकते हो इसमें कि भाई मतलब मैं तुक्के से मार के अगर मार ही रहा हूँ तो फिर मैं बी भी कर सकता था, जो कि कई केसेस में मेरे साथ हुआ भी था। आउट ऑफ अराउंड 20 क्वेश्चंस दैट आई मार्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ 50% प्रोबेबिलिटी, मेरे करीब 15 सही हुए थे एंड 5 गलत। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा एक स्कोर का बूस्ट मिल गया था।
आगे चलते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो अगर आपने करंट अफेयर्स करे थे तो आपने पढ़ा होता है एक चीज़ के बारे में विच इज कॉल्ड द 3 पेरेंट बेबी। ये काफ़ी न्यूज़ में था पिछले साल एंड अभी भी शायद इसके बारे में काफ़ी बात होती है। तो अगर आपने 3 पेरेंट बेबी के बारे में पता है तो आपको मतलब साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स आपने कवर किए हैं तो आपको पता है कि भाई 37 का आंसर यहाँ पे डी है कि भैया 3 पेरेंट बेबी का टेक्निक आपको यूज़ करना ही क्यों पड़ता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज आर डिफिकल्ट टू अवॉइड। सो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स। आपको पता है तो पता है, तुक्का मत मारना यहाँ पे। ऑल्दो अगर आपका बायोटेक का बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ में फ़ायदा होगा एंड यू कैन ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको बाकी चीज़ों के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। बट क्योंकि जैसे मेरा बायोटेक का बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के बारे में नहीं थी। कुछ मुझे पता है कि भाई जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, स्टेम सेल्स किस चीज़ को बोलते हैं। तो उस तरीके से भी अगर देखा जाए तो भाई स्टेम सेल फंक्शनल एम्ब्रियो को मैं एलिमिनेट कर सकता था, ऐसी चीज़ें मैं कर सकता था, बट उसके लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक तो सबसे पहली चीज़ कि भैया जब हिंदी में आप AI की बात करते हो तो उसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये तो मैंने पहली बार शायद पेपर में जाके ये टर्म देखा था, क्योंकि प्रीलिम्स में आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते क्या है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंड मतलब आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि भाई सीधा सीधा आपने ट्रांसलेट कर दिया है यहाँ पे, बट जो है वो है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उसके बेसिस पे हमें नीचे करेक्ट आंसर हमारा चूज करना है, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हम ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यस ये कर सकते हैं। AI के बारे में अगर आपने पढ़ा है, AI के बारे में आपने अगर करंट अफेयर्स में, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक का काफ़ी एक मेजर अभी इस पे बात चल रही है, इंडस्ट्री में इस पे काफ़ी रिसर्च चल रही है एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर करंट अफेयर्स। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आप ये देखोगे कि भाई दिस वॉज अ रीसेंट एडवांसमेंट कि भाई AI कैन क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। तो मतलब अगर आपको 2 नहीं भी पता तो 1 तो पता है डेफिनेटली, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनालिसिस कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करने के लिए आपको बहुत सारा डेटा क्रंचिंग करनी पड़ती है कि भाई देखना पड़ता है कि भाई कहाँ से आप एफिशिएंसी लगा सकते हो, किस चीज़ को आप कम कर सकते हो, किस चीज़ को ज़्यादा कर सकते हो, किस चीज़ को आप ऑटोमेट करके कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज कर सकते हो। तो ये तो एनालिसिस प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं AI बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। सो अगेन डिजीज डायग्नोसिस इज एन एनालिसिस प्रॉब्लम, AI सॉल्व कर देता है। टेक्स्ट टू स्पीच एनालिसिस प्रॉब्लम AI कर देता है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो WTP विच इज कॉल्ड द वायरलेस ट्रांसफर ऑफ पावर, अगेन एक नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, बट उससे पहले देखते हैं कि 1, 3 एंड 4। तो 1, 3 एंड 4 अगर है तो 4 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, 1, 3 यहाँ नहीं है, तो अपने पास ऑप्शन यही बचते हैं, राइट। तो यू हैव टू टेक अ गेस ऑन दीज 2 थिंग्स। तो मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, नहीं होता है, क्या होता है। पेपर के टाइम पे मुझे लग रहा था कि भाई कुछ ये अलग सी ही चीज़ आ गई है, बट इस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा था कि भाई रीसेंट न्यूज़ थी ये करंट अफेयर्स का काफ़ी इसके बारे में बात हो रही थी कि AI कैन क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज, सार्थक लघु कहानियां और गीतों की रचना। क्योंकि मतलब दिक्कत या डिफरेंस आज तक यही बोला जाता है कि भाई कंप्यूटर क्या है, मशीन क्या है और इंसान क्या है, कि इंसान मीनिंग देता है चीज़ों को। इंसान कोई बात करता है तो उसका अर्थ होता है, बट कंप्यूटर जो चीज़ बोल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक होता है। बट रिसेंटली इन 2020 इस पे काफ़ी न्यूज़ आई थी कि भाई AI कैन क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज, सॉन्ग्स एंड पोएम्स। तो बिकॉज 2 सही है और हमने ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए थे, तो अपना सही ऑप्शन यहाँ पे D हो जाता है। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन साइंस एंड टेक। तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, तो अगर आपने साइंस एंड टेक की 9th 10th की NCERTs पढ़ी है तो विजिबल लाइट आपको पता है 375 से करीब 800 नैनोमीटर की इसकी वेवलेंथ होती है, जो कि यहाँ पे दी हुई है।
तो ये जो नंबर था ये अप्रॉक्स है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी में वहाँ देखोगे तो वहाँ पे 400 से 800 की बात करी हुई है। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे जो है इतना चलता है, अंदाजा से अपने को काम करना होता है, राइट। तो पहला ऑप्शन तो सही है, हमें बतानी क्या है, सही स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। तो दिस इज, लेट्स टेक द स्टेटमेंट अप लेटर। तो अगला स्टेटमेंट लेते हैं कि वीएलसी, अब एक बिफोर वी गो ऑन टू कि भाई क्या है कैसे है, हम एक बार ऑप्शंस को भी देखो। तो ये स्पेशल केस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको सिर्फ एक रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है, राइट। एंड इसमें फोर्थ रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आपने रॉन्ग स्टेटमेंट कर ली तो बाकी सारी सही है। तो VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। तो ये तो सिंपल सी बात है कि भाई विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये लेटेस्ट चीज़ चल रही है। एंड ब्लूटूथ जो है, ब्लूटूथ खुद से अपने आप से मेरे ख्याल से मतलब 15-20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। एंड ब्लूटूथ से अगर आपने डेटा ट्रांसफर करके देखा है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ करके भी नहीं देखा होगा, क्योंकि भाई ब्लूटूथ से अब डेटा ट्रांसफर नहीं होता। ब्लूटूथ बहुत मतलब अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। पहले ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर भी होता था, मतलब जब नए नए मोबाइल आए थे, राइट। तो ये वाला भी सही है। तो 1 और 3 अगर सही है तो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए अपने, हमारे ऑप्शंस ये बच जाते हैं 1, 2 और 3, 1, 3 और 4। तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के बारे में अगेन अगर आपने करंट अफेयर्स में देखा थे, मतलब करंट अफेयर्स देखे थे इसके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी करंट अफेयर्स में था। तो दिस इज शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज क्यों है? क्योंकि विजिबल लाइट में इंटरफेरेंस हो जाती है कि जो लाइट आपको दिख रही है उसमें कोई और लाइट भी तो घुस के आपके सिग्नल को करप्ट कर सकती है, राइट। तो फॉर दिस रीजन विजिबल लाइट कम्युनिकेशन इज वेरी शॉर्ट रेंज। तो ये गलत हो जाता है, लॉन्ग रेंज नहीं है, ये लॉन्ग रेंज नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका रह जाता है सी। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। बट ऐसे सवाल जो आते हैं उनमें हमेशा कोशिश कीजिए कि भाई आप सीधा सीधा सही स्टेटमेंट्स पे मत जाओ, गलत क्या लग रहा है उसको पकड़ो। एंड फाइनली आज का आखिरी सवाल, विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगेन वेरी वेरी करंट अफेयर्स कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कितनी बात हो रही है। मेरे ख्याल से सब ने यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो भाई उसके बारे में पढ़ो, देखो। जिसको पता है आईड लाइक कि भाई कमेंट्स में आप बाकी सब लोगों को भी बताएं कि भाई बिटकॉइन क्या है। एंड बिटकॉइन अगर सबको पता है तो भाई ईथरियम क्या है, ईथर। तो ईथरियम इज ऑल्सो समथिंग दैट रन्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो उस पे सवाल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सवाल है, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पे ये सवाल नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो हमें क्या करना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखनी है, राइट। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज अ पब्लिक लेक्चर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट which no single user controls. So this is correct. This is exactly the definition of blockchain technology. कि भाई पब्लिक लेजर होता है, मतलब पब्लिक में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में आपको इतना आसान नहीं होता इंफॉर्मेशन चेंज करना। तो ये सही है, बिल्कुल ये सही होते ही एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। The structure and design of blockchain is such that all data in it are about cryptocurrencies only. तो जैसा कि मतलब ये तो चलो मैंने बता ही दिया कि सवाल आपका ब्लॉकचेन पे है, क्रिप्टो करेंसी पे नहीं है। तो ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड फॉर मेनी अदर थिंग्स एंड नॉट जस्ट क्रिप्टो। एंड ये मैंने पहले भी आपको आई थिंक फर्स्ट सेकंड वीडियोस में भी बताया कि जब भी ओनली या ऑल इस टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं तो उनको थोड़ा ध्यान से ही देखिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। स्टेटमेंट ये गलत होते ही हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन बन जाते हैं। Applications that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission. हाँ, तो ये भी सही है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में इन जनरल पढ़ा है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में करंट अफेयर्स में पढ़ा है तो यू विल सी दैट दीज आर परमिशनलेस टेक्नोलॉजीज, परमिशनलेस। तो ये वाली भी चीज़ यहाँ पे सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों को थोड़ी और इंसाइट मिली कि भैया किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे इन्हें टैकल करना है एंड कैसे आगे चलते हुए हमें अपना प्रीलिम्स का स्कोर इम्प्रूव करना है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।